निर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय की बीए, बीकॉम, बीएससी, पीएचएससी द्वितीय वर्ष की कक्षाओं में आधार पाठ्यक्रम के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण प्रश्न पत्र में इकाई 3 में हम व्याख्यान की श्रृंखला में भारत की उन विशेष महिला नेत्रियों के बारे में पढ़ते आए हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण की मिसाल रखी। तो विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में भारत की 2 महान विभूतियाँ सावित्रीबाई फुले और मेरी कॉम, इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी जानते ही हैं कि सावित्रीबाई फुले का नाम भारतीय समाज में, अकादमिक जगत में एक भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में उल्लेखनीय है और ये सामाजिक कार्यकर्ता भी रहीं। तो इनके जीवन के बारे में हम आज के व्याख्यान में समझने का प्रयास करेंगे और इसके साथ ही खेल जगत में ऊंचाइयों को छूने वाली मेरी कॉम के जीवन के विविध पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थियों, इन दोनों ही महिला विभूतियों ने अपने अपने मुकाम पर पहुंचने के पहले जीवन में किन किन चुनौतियों का सामना किया और कैसे इन्होंने सशक्तिकरण के उस लक्ष्य को हासिल किया जहां पहुंचकर हम ये समझ सकते हैं कि जिन अर्थों में हमने अपने प्रारंभिक व्याख्यान में सशक्तिकरण के मायने समझे थे, आप इनके जीवन के प्रसंगों के माध्यम से यह समझ सकेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी सहभागिता और जीवन के निर्णयों को बदलने का पूरा प्रयास किया और न केवल अपने जीवन को, अपने परिवार और समाज के लिए अपना अप्रतिम योगदान दिया। तो आइए आज हम ऐसी ही एक महान सशक्तिकरण की मिसाल महिला सावित्रीबाई फुले के बारे में सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने उद्देश्य बताते हुए आपको यह स्पष्ट किया था कि सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका के रूप में पहचानी जाती हैं। तो अब ये प्रथम शिक्षिका के रूप में क्यों पहचानी जा रही हैं? ऐसा तो नहीं है कि भारत में शिक्षा व्यवस्था पहले नहीं थी, लेकिन हम उस दौर की बात कर रहे हैं जब भारत में शिक्षा की स्थिति एकदम कमज़ोर हुई और हमारे देश में पश्चिम के द्वारा बनाई गई शिक्षा प्रणाली, स्कूल शिक्षा प्रणाली की जब शुरुआत हुई, उस दौरान समाज कैसा था और उस परिस्थितियों में जब समाज में 2 तरह की बातें समानांतर रूप से चल रही थी। एक तो लिंग भेद, यानी लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, विधवा विवाह नहीं किया जाता था, बाल विवाह हो जाता था, तो शिक्षा कैसे प्राप्त करेंगी। दूसरी बात ये कि जाति में बटा हुआ हमारा समाज एक ऐसा संस्तरण जिसमें हम ऊपर और नीचे के जो क्रम में निम्न जातियों के साथ एक तरह की सामाजिक दूरी को बनाए रखने का प्रयास किया जाता था। ऐसे दौर में यदि कोई महिला आगे आकर स्वयं शिक्षित होती है और आगे समाज को शिक्षा देने का प्रयास करती है, तो उस कहानी के बारे में हम समझेंगे। हमें यह जानना होगा कि सावित्रीबाई फुले का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किन परिस्थितियों में उन्होंने शिक्षा का बीड़ा उठाया, कैसे वो शिक्षित हुई। तो बिना परिवार के सहयोग के यह सब कुछ संभव नहीं है। लेकिन यदि किसी बच्ची का
विवाह छोटी उम्र में हो जाए, फिर उसकी शिक्षा कैसे होगी। बड़ी रोचक बात है ये कि कैसे एक मोड़ आया और उन्होंने जीवन में शिक्षा का सफर तय किया। विद्यार्थियों, सावित्रीबाई फुले, आपको चूंकि प्रश्न पत्र वैकल्पिक प्रश्नों के सहारे ही आपको उत्तर देना है, तो बहुत छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखना है। जैसे इनका जन्म स्थान कहाँ था, तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में एक गांव में इनका जन्म 3 जनवरी 1831 में हुआ। इनके पिता खंदोजी नेवसे पाटिल और माँ लक्ष्मीबाई पाटिल थीं। जो सावित्रीबाई का बचपन का जो सफ़र था, उसमें क्या था कि इनको 9 वर्ष में ही विवाह कर दिया गया। विवाह किससे किया, तो समाज सेवी, प्रख्यात समाज सेवी जिनको हम पहचानते हैं, ज्योतिराव गोविंद राव फुले। तो जब उनकी उम्र 13 वर्ष थी, तब उनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हो गया। लेकिन सावित्रीबाई ने अपनी इच्छा पढ़ने की रखी, तो उन्होंने उन्हें घर में पढ़ाया पहले, फिर इसके बाद प्रशिक्षण भी दिलाया, और फिर इसके बाद उनका सफ़र शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ गया। जब वो शिक्षित होने लगी तो उनकी इच्छा हुई कि जैसा मैं पढ़ रही हूँ वैसे समाज की उन कमज़ोर वर्ग की लड़कियों को भी पढ़ने मिले जो समाज में वंचित कहलाते हैं, जिनके पास शिक्षा की रोशनी नहीं है। क्योंकि उनने जब आगे आपको यह भी मैं बताना चाहूँगी कि वो कवयित्री भी थीं, मराठी काव्य में उनका बड़ा योगदान है। तो उन्होंने इस बात को अपने शब्दों में पिरोया कि हमें आप करें और अपने अंधकार को दूर करें शिक्षा के माध्यम से, और संकल्प लें, आगे आएं। तो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर शिक्षा का सफ़र तय किया, और जब ये 17 वर्ष की थीं, तब इन्होंने पति के साथ मिलकर भिड़ेवाड़ा स्थान कहाँ पर है, पूना के पास है, उसमें इन्होंने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला। और उस समय बमुश्किल स्कूल में पढ़ने वाली छात्राएं कितनी थीं? 9 छात्राएं थीं। तो सावित्रीबाई पढ़ाती भी थीं और प्रधान अध्यापिका भी बन गई उस स्कूल की। फिर 1 वर्ष में ही इन्हें लगा कि अकेला एक स्थान पर नहीं, बल्कि और भी जगहों पर स्कूल खोले जाएं। तो इन्होंने अपने पति के साथ मिलकर 5 और नए स्कूल खोले। लेकिन सिर्फ शिक्षा ही समाज को जागरूक करने में, जितना समाज की समस्याएं थीं उनका हल कुछ करके भी निकाला जाएगा और जागरूक करके भी निकाला जाएगा, यह दोनों ही विचार इन दंपत्ति ने अपने सामने रखे। तो फिर क्या किया, इन्होंने कुछ विशेष समाज सेवा के काम शुरू कर दिए। समाज सेवा किस तरह की जाएगी? चूँकि इनका ध्यान इस बात पर केंद्रित था कि हमारे समाज में उस पीरियड में, उस काल में, जिसको हम समझ सकते हैं कि समाज, जैसा मैंने पूर्व में कहा कि जातियों में बटा था, तो भेदभाव बहुत था और लड़कियों की छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता था। तो जो विधवा महिलाएं थीं वो बेसहारा हो जाती थीं, और उन महिलाओं के लिए क्या किया जाए जीवन में आगे, अंधकार के अलावा कुछ और नहीं समझ में आता था। तो फिर उन्होंने उनके लिए आश्रय गृह बनाए, और एक विधवा महिला के बच्चे को इस दंपत्ति ने, यानी ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले ने, यशवंत राव नाम था उस बच्चे का, उसको गोद लिया, माने दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने और जो महिलाएं होंगी जिनके जीवन में कुछ करने की ललक होगी या जिन्हें वास्तव में कुछ आवश्यकता होगी, उनके लिए आगे सशक्त कदम बढ़ाते हुए एक संस्था का गठन किया। उस संस्था का नाम क्या था? महिला सेवा मंडल। तो ये महिला सेवा मंडल क्या करता था कि जहाँ भी महिला शिक्षा, बाल विवाह का विरोध करना, विधवा विवाह के लिए जागृति पैदा करना, इस तरह के प्रयास करते थे, और साथ में उनको कैसे सुखी, स्वावलंबन और अच्छे जीवन की दिशा में जोड़ सकें, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन सिर्फ महिलाओं के उत्थान से बात नहीं बन रही थी। एक दूसरी समस्या जो जाति की थी, उसमें क्या था कि ग्रामीण क्षेत्र में लोग, मतलब पीने के जो सार्वजनिक स्थान होते थे, यानी कुएं होते थे, उन तक पानी लेने में निम्न जाति के लोगों को बड़ा कष्ट होता था, क्योंकि उन्हें दूर रखा जाता था। फिर क्या किया जाए, तो इन्होंने अस्पृश्यता से जूझ रहे जो ग्रामीण युवक थे उनसे कहा कि अपने संयुक्त प्रयास से
कुएं का निर्माण करें, और उन्होंने पृथक से कुएं के निर्माण करवाए जिसमें कि वो अपना जल ले सकें। तो एक सामाजिक जीवन में कितना कुछ किया जा सकता है, इसके लिए इन्होंने प्रयास किए और साथ साथ में अपना रचनात्मक लेखन जारी रखा। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं काव्या, काशी, सुबोध, रत्नाकर बहुत प्रसिद्ध हुई, लेकिन इसके अलावा भी इन्होंने और साहित्य का सृजन किया। अब यहाँ तक बात समाज सेवा की जब आगे बढ़ती है तो समाज हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए भी जो समाज सेवी होते हैं वो तत्पर रहते हैं। जैसे आपने देखा कोविड-19 जब हमारे समाज में आया था तो देश में चारों तरफ हम सब अपने घरों में थे, लेकिन जो समाज सेवी थे वो लोगों तक खाद्य वस्तुएं पहुंचाना, साथ में दवाइयों का वितरण करना, उसके लिए कमर कसे हुए थे। तो ऐसा ही वो समय था जब सावित्री बाई फुले अपना कार्य क्षेत्र में समाज सेवा का संकल्प ले चुकी थी, कर रही थी। उसी समय प्लेग फैल गया। प्लेग एक ऐसी महामारी के रूप में फैला कि जिसमें लोगों का जीवन बहुत कठिन हो गया। तो सावित्री बाई फुले ने प्लेग के जो रोगी थे उनकी मदद के लिए और दोनों ने काम किया, लेकिन ज्योतिबा राव फुले का 1890 में उस दौरान निधन हो गया। पर सावित्री बाई ने अपने कदम पीछे नहीं किए। वे उन रोगियों की मदद करती रहीं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते करते एक बार खुद प्लेग का शिकार हो गई और 10 मार्च 1897 में उनका निधन हो गया। विद्यार्थियों, जब कोई कर्मठ व्यक्ति सतत अपने प्रयास करता है समाज में, तो उसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी होती है और हम सब की जिम्मेदारी होती है कि उनकी छवि को दूसरों के सामने प्रस्तुत करें ताकि हम उनका अनुकरण करें और हम अपनी श्रद्धा व्यक्त कर सकें। तो सरकार ने क्या किया कि चूंकि उन्होंने शिक्षा का एक आदर्श स्थापित किया था महिलाओं की शिक्षा के लिए, तो महाराष्ट्र में जो पुणे में विश्वविद्यालय है, उस विश्वविद्यालय का नाम सावित्री बाई फुले के नाम पर रखा। इसी तरह से डाक विभाग ने उनके लिए डाक टिकट जारी किया सम्मान में 1998 में सावित्री बाई फुले के नाम से। और आपको यह जानकर भी खुशी होगी कि 2017 में गूगल सर्च इंजन ने भी उनका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। तो गूगल डूगल के नाम से आप देख सकते हैं गूगल पर सर्च करके कि 2017 में किस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बात आई कि भारत की एक आदर्श महिला थी जिन्होंने उस समय में शिक्षा का प्रयास किया जब समाज बहुत पीछे था। तो आपने इसमें सावित्री बाई फुले के योगदान को जानने का प्रयास किया, यह समझा कि कठिन चुनौतियों से आगे बढ़कर कोई महिला समाज सेवा, शिक्षा और स्वयं रचनात्मक कार्यों को कैसे कर सकती है। तो महिला सशक्तिकरण की मिसाल के रूप में हमने सावित्री बाई फुले के जीवन के बारे में समग्रता को संक्षेप में जाना। अब हम दूसरी जो महान महिला हैं, मेरी कॉम, जो खिलाड़ी हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अब हम भारत की महान नेत्रियों में एक और महिला सशक्तिकरण की मिसाल को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो हैं भारत की महान महिला खिलाड़ी, बॉक्सर महिला खिलाड़ी मेरी कॉम। मेरी कॉम यह उनका संक्षिप्त नाम है। इनका पूरा नाम है मेंगते चुंगनेजांग मेरी कॉम। मेरी कॉम एक सफल महिला खिलाड़ी होने का जो शीर्ष होता है, उच्चतम ऊंचाई होती है, उस सफ़र को उन्होंने तय किया। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग का भी यह लक्ष्य रहा है कि विद्यार्थी यह समझ सकें कि हम किसी भी परिस्थिति से ऊंचाई तक कैसे जा सकते हैं। यहाँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी परिस्थिति से मतलब उन चुनौतियों से निकलकर जहाँ हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहाँ भी कीर्तिमान स्थापित किया मेरी कॉम ने। तो वो क्या हैं उन्हें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम उनके परिवार के बारे में संक्षेप में जानें। भारत में पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर, वहाँ मेरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में चुराचांदपुर जिला ग्राम कंगथेड़ में हुआ। मेरी कॉम एक ट्राइबल फैमिली से हैं। इनके पिता मांगते तोनपा कॉम और माँ
मांगते अखम काम जो है एक साधारण, अति साधारण कृषक परिवार से संबंधित हैं। हालांकि मेरी कॉम के पिता भी खेल प्रेमी थे। अपने जीवन में, युवा जीवन में उन्होंने खेल में भाग भी लिया, लेकिन उसे अपना करियर नहीं बनाया, क्योंकि उनका उद्देश्य परिवार की सहायता करना और परिवार में बच्चों के लिए लालन पालन की व्यवस्था करना था। पर मेरी कॉम को उनसे एक जो उनके व्यक्तित्व से जो चीज़ मिली वह खेल प्रेम की बात थी। इनका उपनाम मैग्निफिसेंट मेरी भी है। आप मैग्निफिसेंट मेरी इनका उपनाम क्यों होगा, इसके बारे में यदि विचार करें तो असाधारण प्रतिभा की धनी मेरी कॉम रही हैं और इन्होंने न केवल भारत में कीर्तिमान स्थापित किए, बल्कि इस व्याख्यान के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने जो पुरस्कार, जो खेल, जो भी कीर्तिमान स्थापित किए वो अपनी तरह के इकलौते कीर्तिमान हैं। यानी किसी महिला को लगातार उन ऊंचाइयों तक जाना यह असाधारणता का सूचक है। तो मेरी कॉम ने अपने खेल के साथ साथ राज्यसभा की सदस्य भी वो रहीं और वैश्विक पहचान बनाई। हम किसी भी व्यक्ति के सफलता को इसलिए श्रेष्ठता के साथ उनके आदर अपना व्यक्त करते हैं क्योंकि उनकी परिस्थितियां क्या थी, इस पर हम विचार करें तो जैसा कि हमने सावित्रीबाई फुले के जीवन के बारे में जाना कि वो एक छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया, इसके बाद उन्होंने जाति के बंधनों को तोड़कर कैसे आगे बढ़ी। मेरी कॉम के बारे में बात यह है कि ये बहुत ही निम्न आर्थिक स्थिति वाले परिवार से थी। ग्रामीण परिवेश में कोई लड़की उन बंधनों से और जाति में भी ट्राइबल सोसाइटी से थी, तो जनजातीय सामाजिक विकास की धारा से थोड़ा सा अलग गांव में रहना और कमजोर आर्थिक स्थिति, इनसे जूझकर उन्होंने अपना सफ़र तय किया। हुआ क्या कि बचपन में इनकी शिक्षा दीक्षा पिता ने कितनी भी कठिन परिस्थितियों में इन्हें शिक्षित किया। स्कूल की शिक्षा के बाद इन्होंने आगे मणिपुर में जाकर खेल ट्रेनिंग ली, लेकिन कैसे ली, इसके पहले इनके गांव में इन्हें पता चला कि एक युवक एशियाई खेलों में सफलता प्राप्त करके आया। तो जब ये स्कूल में खेलती थी तब तक इन्होंने यह नहीं सोचा था कि ये कौन सा खेल खेलेंगी, पर जब उसके लिए लोगों ने सम्मान दिया तो इन्हें लगा कि यह मैं भी कर सकती हूँ। तो देखिए, सपने देखना और उन्हें कर सकने के लिए हमें क्या करना होता है, सतत प्रयास, अभ्यास। तो इन्हें इनके शिक्षकों ने बड़ा प्रोत्साहन दिया और फिर मेरी कॉम अपने इस सफ़र में आगे निकल गई। इनका विवाह हुआ, इनके बच्चे हुए, लेकिन इसके बाद इनके बॉक्सिंग का सफ़र रुका नहीं और ये आगे बढ़ती रहीं। तो कैसे आगे बढ़ी, आइए अब हम इसको जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉक्सिंग का माहौल देखकर अभी मैंने आपसे कहा कि इन्हें प्रेरणा मिली, और लेकिन यह एक द्वंद्व इनके सामने था कि जो बॉक्सिंग का खेल है वो लड़कियों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता था। ऐसा माना जाता था कि कमज़ोर होती हैं लड़कियां शरीर से, और ऊपर से अगर हम इनके आर्थिक स्थिति को देखें परिवार की, तो इतना कुपोषण की स्थिति वाला जो खान पान होगा उसमें हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कोई अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकता है। लेकिन इसके बाद भी इन्होंने अपने कीर्तिमान स्थापित किए। तो पहली बार जब इन्होंने खेला तो 2000 में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। इसके बाद इनके कदम रुके नहीं। पहले इनके माता पिता ने विरोध किया, लेकिन जब इन्हें पदक मिलना शुरू हुए तो उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी और फिर उत्साह के साथ इन्होंने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया। 2001 में पहली बार इन्हें वर्ल्ड चैंपियन में हिस्सा लेने का अवसर मिला और वहाँ इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया। फिर तो बारी लगातार आगे बढ़ती गई और इन्हें स्वर्ण पदक मिले। विश्व चैंपियनशिप स्वर्ण पदक इन्होंने 6 बार हासिल किया, जो विश्व में बॉक्सिंग के क्षेत्र में किसी महिला को मिलने वाला पहला कीर्तिमान है। इस बात को ध्यान रखिए। तो 2002, 2005, 2006, 2008, 2012, 2018 लगातार 6 बार विश्व चैंपियनशिप
स्वर्ण पदक हासिल किए। बॉक्सिंग के सफर में विश्व चैंपियनशिप के साथ साथ कई अन्य प्रतियोगिताएं होती हैं, वहां भी इन्होंने अपना दबदबा रखा। जैसे ओलंपिक कांस्य पदक इन्होंने 2012 में प्राप्त किया और एक अन्य प्रतियोगिता में इन्हें कांस्य पदक 2019 में प्राप्त हुआ। एशियन गेम्स में भी इन्हें कांस्य पदक 2010 में मिला और स्वर्ण पदक 2014 में मिला। एशियाई चैंपियनशिप में फिर से इन्हें 4 बार स्वर्ण पदक मिले, 2003, 2005, 2010, 2012। अब आप कल्पना करिए कि 2000 में इनका परिचय ओनलर नाम के एक व्यक्ति से हुआ जो कौम समुदाय के लिए कुछ समाज सेवा का काम कर रहे थे। 2005 में इनका विवाह हुआ, 2006 में इनको जो है वो जुड़वा बच्चे हुए, फिर 2013 में एक और बच्चा हुआ। तो लोगों के लिए हतप्रभ होने का विषय यह था कि कैसे कोई महिला इन जिम्मेदारियों के साथ उस मुकाम को हासिल कर सकती है जिसके लिए हम कह सकते हैं कि स्वर्ण पदक हासिल करना संभव नहीं है, लेकिन इन्होंने इनके पति के सहयोग से वह भी कर दिखाया और इस सफ़र को जारी रखा और काफ़ी अपना ऊंचाइयों को छूने का प्रयास किया। तो इन्हें एशियन चैंपियनशिप में 2003, 5, 10, 12 में स्वर्ण पदक मिले, रजत पदक 2008 और 21 में मिला। राष्ट्रमंडल खेलों की बारी आती है तो उसमें भी हम देखते हैं कि 2018 में इन्हें स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। मेरी कॉम को IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के लिए ब्रांड एम्बेसडर 2023 में चुना गया। अब इतना कुछ जब कोई महिला अपने जीवन में प्राप्त करेगी तो उसके लिए भारत सरकार ने कुछ विशेष जो पुरस्कार होते हैं भारत के, जो उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जिन्होंने भारत में विशेष कार्यों के द्वारा अपना स्थान बनाया। तो खेल के क्षेत्र में भी इन्हें सरकार ने पुरस्कार दिए और सरकार के द्वारा विशेष श्रेणी में दिए जाने वाले पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुए। तो अर्जुन पुरस्कार 2003 में इन्हें मिला, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2009 में इन्हें मिला। यह तो खेल से संबंधित पुरस्कार थे, लेकिन पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण इन पुरस्कारों को हम देखें तो क्रमशः पद्मश्री 2006 में, पद्म भूषण 2013 में और पद्म विभूषण 2021 में इन्हें प्राप्त हुआ। और जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा था कि इन्होंने राज्यसभा में भी सदस्यता इनकी थी, 2016 में इन्हें यह प्राप्त हुई थी। मणिपुर सरकार ने एक शब्द से, मतलब एक उपाधि से इनको विभूषित किया। वो क्या है? मैथोई लेइना। अब ये मैथोई लेइना शब्द क्या है? जैसा कि हमने मैग्निफिसेंट मेरी के उपनाम के साथ जाना था, दरअसल वही शब्द हम यदि इसके संबंध में समझने का प्रयास करें तो मैथोई लेइना नाम एक महान और असाधारण व्यक्तित्व के लिए पुकारने के लिए सूचित किया जाता है। तो मणिपुर सरकार ने यह उपाधि 2018 में विश्व जब खिताब उन्होंने जीते थे तब उन्हें यह दी। विद्यार्थियों, किसी भी व्यक्ति के कार्य का सफ़र कब तक होगा, एक समय अवधि उसके लिए तय होती है। जैसे हम लोग भी अपनी सेवा में जब रिटायर्ड होते हैं तो उसके बाद भी हम अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं किसी और रूप में, लेकिन कहीं ना कहीं उम्र के साथ एक विराम होता है। तो मेरी कॉम भी 40 साल तक लगातार अपने करियर में आगे बढ़ती रही और 40 वर्ष की उम्र के बाद उन्होंने अब खेल से संबंधित दूसरी गतिविधियों के लिए उन्हें, जैसे कि अभी हमने आपसे कहा कि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो कुछ और तरह के प्रयास वो कर रही हैं। और इन दोनों ही महिला विभूतियों के व्यक्तित्व से हमने कुछ खास जाना। वह खास क्या था कि संघर्ष के साथ भी सफलता मिल सकती है। यदि हम मेरी कॉम के जीवन की बात करें तो उनकी पुस्तक एक आप जरूर पढ़िएगा, अनब्रेकेबल उनकी आत्मकथा है। उस आत्मकथा जो 2013 में प्रकाशित हुई, उन्होंने उसमें स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि मेहनत, साहस और धैर्य
लगन से ये सब संभव है, जो हम चाहते हैं वह बन जाते हैं। महिला खिलाड़ियों के लिए उनका विशेष आदर्श इसलिए रहा क्योंकि हम समाज में हमेशा महिला को सेकंड कैटेगरी में आंकते हैं। तो उन्होंने कहा कि दृढ़ निश्चय यदि आप करती हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है, और कभी हार नहीं मानना, क्योंकि ज़िंदगी आपको हमेशा दोबारा मौका देती है। हम लोग अभी तक पहले क्या सुनते आए हैं कि अवसर आपका एक बार दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन इस मिथक को इन्होंने तोड़ दिया। इन्होंने कहा नहीं, आपको दोबारा मौका मिलेगा। आप प्रयास तो करिए, लगन से करिए, दृढ़ निश्चय से करिए, तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि इन दोनों ही व्यक्तित्व से हमने यह जाना कि कितनी भी चुनौतियां हों, विषम परिस्थितियों में यदि हम दृढ़ संकल्प रखते हैं तो हम वह सब प्राप्त कर सकते हैं जिसके सपने हमने बुने हैं, देखे हैं, सजोए हैं। हमें उन्हें गुनना पड़ेगा, मतलब हमें उन पर चलना पड़ेगा और हम उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस व्याख्यान में बस इतना ही। आपको करना यह है कि इन पूरी स्लाइड से आप छोटी छोटी जानकारियों को एकत्र कर वैकल्पिक प्रश्नों के सहारे अपने ज्ञान को तैयार रखिए और इन कहानियों का जो मूल था उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। धन्यवाद।